नमस्कार। ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान की 34वीं कड़ी। मित्रों, विगत कुछ कड़ियों में हमने लॉर्ड कर्जन द्वारा ईस्वी 1905 में किए गए बंग भंग एवं उसके बाद भारत में हुए बंग भंग विरोधी आंदोलन की विवेचना करने का प्रयास किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंग भंग को भारतीय इतिहास में अंग्रेजी शासन के ऊपर एक कलंक के रूप में तथा गहरे काले धब्बे के रूप में देखा जाता है। किंतु बंग भंग के माध्यम से वायसराय लॉर्ड कर्जन क्या वास्तव में भारतीयों के साथ कोई घिनौना खेल खेल रहा था, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें उन तथ्यों पर भी विचार करना होगा जो लॉर्ड कर्जन के पक्ष का समर्थन करते हैं। मेरे 25 साल पुराने एक मित्र, जो कि एक सरकारी विभाग से बहुत बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा पद और प्रतिष्ठा में मुझसे बहुत बड़े हैं और बहुत अच्छे लेखक भी हैं। उनकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। उनकी भाषा शक्ति और विचार शक्ति दोनों ही इतनी दृढ़ है जो बिना सरस्वती माता की कृपा के किसी को प्राप्त नहीं होती। यश लिप्सा से दूर रहने के कारण उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। बंग भंग के इतिहास पर मेरे द्वारा बनाई गई कड़ियों पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, जो बंग भंग के पीछे काम कर रही लॉर्ड कर्जन की भावनाओं की ओर संकेत करती हैं। आज की कड़ी में मैं लॉर्ड कर्जन के उसी पक्ष की चर्चा कर रहा हूं। मेरे विद्वान मित्र ने लिखा है कि भारतीय इतिहासकारों ने ब्रिटिश शासन तथा उसके सर्वाधिक प्रगतिशील गवर्नर जनरलों का सम्यक मूल्यांकन नहीं किया है, जिनमें लॉर्ड डलहौजी एवं लॉर्ड कर्जन प्रमुख हैं। डलहौजी भारत के आधुनिकीकरण का प्रणेता था तथा वाजिद अली शाह जैसे शासकों के कुशासन से भारत की प्रजा का मुक्तिदाता था। इसी डलहौजी की प्रगतिशील नीतियों को सन 1857 के सिपाही विद्रोह का मूल कारण बताया जाता है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा से अभिहित किया है। जबकि यदि ऐसा ही हुआ होता तो डलहौजी के काल में अंग्रेजों के द्वारा अंतिम विजित क्षेत्र पंजाब से 1857 के विद्रोह के दमन हेतु अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता प्राप्त नहीं हुई होती। लॉर्ड कर्जन के सुधारवादी कार्यों में विश्वविद्यालय एक्ट आदि महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित हैं। कर्जन के पक्ष का समर्थन करने वालों के अनुसार बंग भंग में कर्जन का या संपूर्ण अंग्रेज शक्ति का कोई दुराशय दृष्टिगोचर नहीं होता है। यदि कर्जन के मंतव्य में कोई दुराशय होता भी तो भी वह भारत के दूरगामी हितों के अनुकूल ही था। बंग भंग के कारण मुस्लिम बंगाल की सीमाएं उसी काल में निश्चित हो जाती तथा भारत की आजादी से कुछ समय पहले कलकत्ता, नोआखाली एवं बंगाल के अन्य क्षेत्र विभाजन के समय हुए दंगों की हिंसा से बच जाते। उड़ीसा और बिहार तो वैसे भी बंग भंग का निर्णय वापस लेने पर भी अंग्रेजों द्वारा पुनः बंगाल में सम्मिलित नहीं किए गए। बंग भंग के जबरदस्त विरोध को देखते हुए अंग्रेजों ने भविष्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वैसी ही स्थिति पुनः उत्पन्न नहीं होने देने के लिए बहुस्तरीय योजना पर कार्य आरंभ किया। इसी कार्य योजना के तहत मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई। इसी कार्य योजना के तहत मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से लाकर कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में प्रतिष्ठित करवाया गया। इसी कार्य योजना के तहत मोहम्मद अली जिन्ना को लंदन से भारत लाकर मुस्लिम नेता के रूप में प्रतिष्ठित करवाया गया। इसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा द्रविड़ नेता के रूप में रामास्वामी पेरियार को, दलित नेता के रूप में अंबेडकर को तथा कम्युनिस्ट नेता के रूप में मानवेंद्र नाथ राय आदि को स्थापित करवाया गया। मेरे विद्वान मित्र के अनुसार आज लगभग 125 साल का समय बीत जाने पर भी भारतीयों में बंग भंग के विरोध की प्रवृत्ति इतनी अधिक है कि हम बंग भंग के पीछे की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते। इस प्रवृत्ति के कारण इतिहास की ग्रंथियां बढ़ती बढ़ती असाध्य फोड़े का रूप ले लेती हैं। इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदू और मुस्लिम कर्जन के समय में भी दो पृथक धाराएं थीं, जिनमें व्यावहारिकता तथा धर्मांतरित मुस्लिमों की तदनुरूप
समानता का कोई बिंदु नहीं था। इस तथ्य को स्वीकार करके ही राजस्थान के शासकों ने मुस्लिम नीति का निर्धारण किया, जिसके कारण देशी रियासतों में हिंदू मुसलमान विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जबकि ब्रिटिश भारत में यह समस्या अपने चरम पर पहुंचकर भीषण रक्तपात में बदल गई। बंगाल की स्थिति पर हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजी शासन स्थापित होने से पहले ही बंगाल के भद्रलोक में 3 जातियां ब्राह्मण, कायस्थ एवं वैद्य समाहित थीं, जिनकी बंगाल में क्रमशः 6.5%, 7% तथा 2.5% अर्थात कुल 16% के लगभग जनसंख्या थी। इस अविभाजित बंगाल में उड़ीसा और बिहार शामिल नहीं थे। बंगाल के पंच ब्राह्मणों में मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, गांगुली एवं भट्टाचार्य, पंच कायस्थों में घोष, बसु, मित्र, गुहा एवं दत्त तथा वैद्यों में मजूमदार, सेन, सेनगुप्ता, गुप्ता, दासगुप्ता, राय चौधरी आदि समाहित हैं। इस भद्र बंगाली वर्ग के वर्चस्व के सम्मुख बंगाल की मध्यवर्ती जातियां कभी उभर नहीं पाईं। आजादी के बाद अभी तक पश्चिमी बंगाल के समस्त मुख्यमंत्री, चाहे वे कांग्रेसी रहे हों, कम्युनिस्ट हों या तृणमूल कांग्रेसी हों, सब के सब भद्रलोक समुदाय से ही हुए हैं। बंगाल में विदेशी मुसलमानों अर्थात शेख, सैयद एवं मुगलों की संख्या नगण्य रही है। बंगाली भद्रलोक के विरोध में ही बंगाल की अधिकांश अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों ने इस्लाम ग्रहण करके भद्रलोक को चुनौती देने की प्रवृत्ति अपनाई। जहां बंगाल में अधिकांश स्वदेशी लोग मुसलमान बने, वहीं पंजाब में बंगाल जैसी स्थिति नहीं थी। भारत विभाजन के समय पंजाब में विदेशी मुसलमानों की संख्या अधिक थी और साथ ही हिंदू धर्म से धर्मांतरित होकर मुस्लिम बने लोगों में राजपूत, जाट, गुर्जर आदि योद्धा जातियों की संख्या अधिक थी। पंजाब में मुसलमान बनने वालों में अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियां बहुत कम थीं। इस कारण जब पाकिस्तान बना तब भारत से भागकर आए मुसलमानों को नीची जातियों का माना गया और उन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों ने अपने साथ बैठने का अवसर नहीं दिया। अर्थात पंजाब के उच्च रक्तवंशी मुसलमानों ने निम्न रक्तवंशी मुसलमानों के साथ वही व्यवहार किया जो उस काल के बंगाली भद्रलोक द्वारा अन्य हिंदू बंगालियों के साथ किया जा रहा था। आज बहुत से लोग भ्रमवश अफगानी मूल के पठानों को विदेशी मुसलमान मान लेते हैं, जबकि मूलतः वे विदेशी नहीं हैं, वे भारतीय मूल के प्राचीन आर्य हैं। पठान ऋग्वैदिक जन पख्त से संबंधित है, जिन्होंने ऋग्वैदिक राजा सुदास के विरुद्ध दाशराग्य युद्ध में भाग लिया था। मौर्य राजाओं से लेकर गुप्तों एवं बाद में भी अफगानिस्तान भारतीय राजाओं के अधीन रहा। अफगानिस्तान को विदेशी मानने की शुरुआत इस्लाम के अफगानिस्तान में आने के बाद हुई। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत में आज भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि बंग भंग भले ही अखंड भारत के पक्षधर हिंदुओं को अच्छा न लगा हो, किंतु वह संपूर्ण रूप से बुरा नहीं था। इस मान्यता को मानने वालों का मत है कि बंग भंग के पीछे लॉर्ड कर्जन की कोई दुर्भावना काम नहीं कर रही थी। यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक कार्य था। कर्जन के इस कार्य का समर्थन करने वालों के अनुसार यदि बंग भंग से बना मुसलमानों का प्रांत 1911 में फिर से हिंदू बहुल बंगाल में न मिला होता तो विभाजन के समय हुए दंगों की विभीषिका नहीं हुई होती तथा इसी तर्ज पर आगे चलकर हिंदू पंजाब एवं मुस्लिम पंजाब का निर्माण हुआ होता और इस प्रकार पाकिस्तान बनने के समय लाखों हिंदुओं को अपने प्राणों से हाथ नहीं धोना पड़ता। क्योंकि 1911 में निरस्त हुआ बंग भंग 1947 में न केवल पूर्वी पाकिस्तान के रूप में फिर से अस्तित्व में आ गया, अपितु पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में मुस्लिम पंजाब भी अस्तित्व में आ गया। कर्जन के समर्थन में एक तथ्य यह भी जाता है कि जब बंग भंग निरस्त होने के कुछ समय बाद ही उग्र हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि हिंदू एवं मुस्लिम 2 राष्ट्र हैं, तो वस्तुतः उग्रवादी हिंदू नेता न केवल कर्जन द्वारा किए गए बंग भंग के मत की पुष्टि कर रहे थे, अपितु पूरे भारत के विभाजन के लिए भी आवाज उठा रहे थे।
इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि 1905 का बंग भंग एक रक्तहीन प्रक्रिया थी, जबकि 1947 का बंग भंग भयानक रक्त रंजित प्रक्रिया थी, जिससे भारत माता को अदम्य पीड़ा सहन करनी पड़ी और हिंदू जाति की छाती पर गहरा घाव अंकित हो गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, उग्र हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि हिंदू एवं मुस्लिम दो राष्ट्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद।